अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और ये स्टूडियो है वीकली राउंड अप विद पब्लिक का, वो प्रोग्राम जिसके ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं हफ्ते भर के सियासी हालात व वाक़यात की दुरुस्त आगही। नाज़रीन, पिछले हफ्ते तो ईद की वजह से मसरूफियात रहीं और बहुत ज़्यादा सियासी हलचल देखने में नहीं आई, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ईद के फ़ौरन बाद मुल्क में सियासी हलचल एक मरतबा फिर से शुरू हो चुकी है। जलसे जुलूसों का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त अपोजिशन यानी इमरान खान साहब वो भी सड़कों पर आ चुके हैं और एक बहुत बिजी स्केड्यूल उन्होंने बनाया है जलसे जुलूसों का, और डेली बेसिस पर किसी ना किसी जगह पर जलसे जुलूस किए जा रहे हैं और अपना एक नैरेटिव जो है, जो उन्होंने बिल्ड करना था, वो बिल्ड किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से भी जलसे शुरू कर दिए गए हैं। मुस्लिम लीग नून इस वक्त सड़कों पर आ चुकी है। मरियम नवाज जलसों का आगाज़ कर चुकी हैं। एक तासुर ये मिल रहा है कि एक इलेक्शन की फ़ज़ा सी कायम हो गई है, क्योंकि जो आखिरी साल होता है इलेक्शन से पहले का, वो अमूमी तौर पर अवामी राबिता मुहिम का होता है, जलसे जुलूसों का होता है, जिसमें अवाम के साथ जो पार्टीज़ हैं वो कनेक्ट करती हैं। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही अभी वैसे तो 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन जो पार्टीज़ हैं उनकी तरफ से बहुत जल्द इंतखाबात करने की तैयारियां भी की जा रही हैं और इमरान खान साहब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बिल्ड भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली कराए जा सकें, जितनी जल्दी मुमकिन हो सके कराए जा सकें। और इस वक्त उन्होंने लॉन्ग मार्च की भी कॉल दे दी है। लॉन्ग मार्च की क्या सूरत हाल होगी और क्या इंतखाबात जो हैं वो जल्द हो सकेंगे? जल्द भी अक्टूबर या नवंबर एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वक्त दिया गया है अक्टूबर का। और क्या इंतखाबात जो हैं वो अक्टूबर नवंबर तक हो पाएंगे या फिर अगले साल पे इंतखाबात जो है वो मुलतवी हो जाएंगे? इमरान खान को जल्द इंतखाब करवाने के लिए क्या मार्जिन होगा, क्या फ़ायदा होगा? क्यों उनकी तरफ से जल्दी इंतखाबात कराने का मुतालबा किया जा रहा है? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और क्या हुकूमत को इस वक्त जल्द से जुलूस करने चाहिए या अपनी परफॉर्मेंस को जो है उसको फोकस करना चाहिए, परफॉर्मेंस पे जोर देना चाहिए, उस पर तवज्जो देनी चाहिए? इस तमाम सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब आपके वक्त का। सलमान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इलेक्शंस आप कब देख रहे हैं, कि क्या हम एक्सपेक्ट करें कि अक्टूबर नवंबर में हो जाएंगे? क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, जो हुकूमत में है वो भी, और जो इमरान खान साहब हैं वो भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं हमें। देखिए, बुनियादी बात यह है कि इस वक्त जो है बुनियादी मुतालबा तो इमरान खान की तहरीक का यही है कि फौरी तौर पे नए इंतखाबात करवाए जाएं। लेकिन हमने देखा है कि इमरान खान ने जो दबाव बढ़ाया है इस वक्त सियासत के अंदर, और मामला जो है पार्लियामेंट से निकाल के सियासी मैदान में ले आए हैं, उसका रिएक्शन हुआ है कि खुद मुस्लिम लीग नून को भी जल्द से जुलूस की सियासत को आगाज करना पड़ गया है। और साथ साथ हम देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी जो है उनको भी शायद ये अमल करना पड़ेगा। और मैंने मुस्लिम लीग नून के बहुत से लोगों की गुफ्तगू सुनी है जो खुद ये इतराफ कर रहे हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल जो है इसको बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक लेके नहीं जाया जा सकेगा, और इलेक्शन जो है इस साल के आखिर में अक्टूबर में ये मुमकिन हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि अगर हमने इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर इसका मतलब है मई जून में जाके हमें एक निगरान सेटअप बनाना पड़ेगा और फिर हम इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे। अगरचे शहबाज शरीफ साहब की कोशिश तो यही है कि वो 2023 मई में जाके इलेक्शन करवाएं, लेकिन जो इस वक्त इकोनॉमिक की सूरत हाल है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है जो हुकूमत के लिए बड़ी सूदमंद हो, और हुकूमत को भी लगता है कि हम कोई बड़ा अवामी रिलीफ नहीं दे सकेंगे, और रोज ब रोज जो प्रेशर है वो हुकूमत पे बढ़ता जाएगा। आप देखिए, अभी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को आए हुए 10 दिन हुए हैं, लेकिन महंगाई की कीमत जो महंगाई है उसमें बेशुमार इजाफा हो गया है, और मुख्तलिफ अशिया की कीमतों में हमने रोजाना की बुनियादों पर इजाफा देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत पे भी प्रेशर बढ़ता जा रहा है कि इस सिचुएशन के अंदर हम शायद कोई बड़ा रिलीफ ना दे सके, और अगर ये सिचुएशन लंबी होती है तो फिर इसका सबसे बड़ा खमियाजा भी पीएमएल को भुगतना पड़ेगा अगले आने वाले इंतखाबात में। तो शायद मुझे लग ये रहा है कि सारे मामलात जो हैं ये इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे। और इस वक्त देखिए, इस्टेब्लिशमेंट भी बहुत दबाव है, इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी जो है हमें लग रहा है कि काफी इस वक्त बहस चल रही है कि किस तरीके से जो मौजूदा पॉलिटिकल रेजोल्यूशन है इसका हल निकाला जाए। क्योंकि इमरान खान साहब कहते हैं कि जो भी गलती हुई है, जिसने भी मेरे इख्तिदार में मुझसे बाहर निकाला गया है, अब उनके पास ऑप्शन सिर्फ यही है कि वो अर्ली इलेक्शन अनाउंस करें। अब देखना यह है कि जो मई का महीना है जिसमें इमरान खान ने 8-10 जलसे अनाउंस किए हुए हैं एक बड़े धरने से पहले जो इस्लामाबाद में जाना है, क्या उससे कबल इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई बातचीत तय हो सकती है नए इंतखाबात में, ये देखना पड़ेगा। और मुझे लग ये रहा है कि इमरान खान काफी अग्रेसिव हैं, उनका मोमेंटम जो है वो अर्ली इलेक्शन चाहते हैं, उनको लगता है कि उनको फायदा होगा
पीएमएल-एन समझती है कि इस वक्त अर्ली इलेक्शन उनको सूट नहीं करते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन भी मौजूद है हमारी पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन इस वक्त देखना ये होगा कि इमरान खान कितनी बड़ी रेजिस्टेंस पेश करते हैं नए इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि उनका पॉइंट वन एजेंडा एक ही है। वो कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि हमें नए इलेक्शन चाहिए। अब नए इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम जो है अक्टूबर से पहले नहीं करवा सकेंगे, चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने कहा था। तो अब ये सारी पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है कि पार्लिमानी पॉलिटिक्स अब पीछे रह गई है। अब जो पॉलिटिक्स ऊपर आएगी वो आपकी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, ग्राउंड की पॉलिटिक्स है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बाकी जमातें भी मैदान में कूद पड़ेंगी। पीपल्स पार्टी ने भी जो है ना तमाम लोगों से, उम्मीदवारों से टिकटों के लिए अप्लाई के लिए दरखास्तें कहा है कि जमा करवाएं। इसका मतलब पीपल्स पार्टी को भी ये स्मेल हो रही है कि बात अगले इलेक्शन की तरफ जाएगी। लेकिन अभी मैं इसके बारे में हतमी बात तो नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह तौर पे नजर आ रही है कि इस वक्त मुल्क का जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर इलेक्शन जो है, नए फौरी इंतखाबात एक बड़ा इशू बन चुका है। अब इसको कैसे डील किया जाएगा ये आने वाला वक्त साबित करेगा। सही। सलमान साहब, वैसे नवाज शरीफ साहब अभी ये हुकूमत में आने से पहले जब ये तहरीक अदम एतमाद पर गुफ्तगू हो रही थी तो तब बहुत सारी इलेक्शन से मुतालिक बातें चल रही थी, लेकिन इलेक्शन से मुतालिक जो नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था वो ये था कि हम जल्द अज जल्द इंतखाबात की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी जो है वो क्या आप समझते हैं, अभी जैसे आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने अभी आकर देखा कि आवाम को ज़्यादा रिलीफ नहीं दिया जा सकेगा, तो क्या आप समझते हैं कि नून लीग ने भी तहरीक इंसाफ की तरह जो मुआशी सूरत हाल है उससे मुतालिक अपना होमवर्क नहीं किया और जो अभी ग्राउंड रियलिटी हमारी मुआशी सूरत हाल है उससे मुतालिक क्या ये फोर्स ही नहीं करके आए थे कि हम आवाम को रिलीफ दे सकेंगे या नहीं दे सकेंगे? क्योंकि आवाम से तो ये बहुत वादे कर रहे थे कि हम आवाम को रिलीफ देंगे और मुआशी इस्लाहात करेंगे इलेक्शन से पहले। ये इक़्तिदार की जो तब्दीली है ये बड़ी अचानक हुई है और बड़े ड्रामाई अंदाज में हुई है और एक स्क्रिप्ट के तहत लिखी हुई है। सबको पता है कि कैसे हुकूमत तब्दील हुई है, इसलिए कोई बहुत बड़ा होमवर्क तो पीएमएल-एन का नहीं था, ना शहबाज शरीफ साहब का था, नवाज शरीफ साहब का भी नहीं था। उनकी तो बुनियादी डिमांड ये थी कि हमें नए इंतखाबात करवाए जाए, इमरान खान की हुकूमत खत्म हो। अब ये उनको समझे कि उनके सर के ऊपर चढ़ा दी गई है हुकूमत। अब वो उस हुकूमत को करने के लिए मुफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है लोगों को रिलीफ देने के लिए, फौरी तौर पे माशी रिलीफ नहीं मिल सकता, कोई बेल आउट पैकेज नहीं आ सकता। तो मुझे लगता है कि हुकूमत भी खुद एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हो चुकी है और उनको भी लग रहा है कि रोजाना की बुनियाद के ऊपर अवामी प्रेशर जो है वो अब इस हुकूमत के ऊपर बढ़ेगा। जहां तक नवाज शरीफ साहब की बात है तो मुझे लगता है कि अभी वो जरा इररेलेवेंट हुए में, क्योंकि हुकूमत जो है वो शहबाज शरीफ साहब के पास है, उनका बेटे जो है हमजा शहबाज साहब है, एस्टेब्लिशमेंट है। तो लगता ही है कि बहुत से फैसले जो है वो शहबाज शरीफ साहब के दायरे के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन मैं बहुत से मुस्लिम लीगियों से मिला हूं जो खुद ये इतराफ कर रहे हैं कि इस वक्त के जो हालात हैं वो मुस्लिम लीग नून के लिए भी कोई फेवरेबल नहीं है, इसलिए शायद अर्ली इलेक्शन की तरफ हमें जाना पड़े। लेकिन अर्ली इलेक्शन से मुराद भी हमारी जो है ना वो ये नहीं कि कल इलेक्शन हो जाएंगे, ये इलेक्शन अक्टूबर से पहले मुझे नजर नहीं आ रहे। सही। अक्टूबर नवंबर में वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने भी अक्टूबर का कहा हुआ है और जो है वो हल्का बंदियां होनी है, फिर जो इलेक्शन की तैयारियां होनी है उसमें अक्टूबर का वक्त दिया हुआ है। तो इसहाक डार साहब से भी जो मेरी बात हुई थी उन्होंने भी अक्टूबर नवंबर का कहा था। उन्होंने कहा था कि अक्टूबर से पहले तो नहीं हो सकते, लेकिन अक्टूबर के फौरन बाद जो है वो इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। तो सलमान साहब जी मुश्किल सूरत ये है कि तरीके इमरान मुस्लिम लीग नून के लिए कि वो लगता ही है कि उनको पॉपुलर स्टांस इस वक्त इमरान खान का बड़ा पॉपुलर हुआ है। तो उनको लगता है कि अगर इलेक्शन अर्ली होते हैं तो उसका फायदा जो है वो फिर इमरान खान को ना हो जाए, इस वजह से वो इलेक्शन को डिले करना भी चाहते हैं। लेकिन लेट्स सी इसमें क्या फैसला होता है। तो इमरान खान साहब क्यों जल्दी इलेक्शंस करवाना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि ये जो उन्होंने अपना एक नैरेटिव बिल्ड किया है इस पर जो अवाम का रद्द अमल है वो ठंडा ना हो जाए और जो है वो डिले ना हो जाए। नहीं, आप ठीक कह रही है। देखिए ना, इतनी बड़ी मोमेंटम को एक लंबे अरसे तक कंटिन्यू करना आसान काम नहीं होगा। हाँ। ये जो इस वक्त गैस मोबिलाइजेशन आपको इमरान खान की नजर आ रही है, बहुत बड़े बड़े जलसे नजर आ रहे हैं और इस वक्त लग ये रहा है कि हुकूमत के मुकाबले में इमरान खान का नैरेटिव ज्यादा बिक रहा है, ज्यादा पब्लिसाइज हो रहा है, ज्यादा पोलिटिसाइज हो रहा है। तो इसको एक लंबे अरसे तक नहीं लेके चला जा सकता। इसलिए अगले 4-5 महीनों के अंदर ही अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता, बल्कि 4-5 महीने भी मैं ज्यादा कह रहा हूँ, विद इन 2 मंथ यानी मई और जून के अंदर ही अगर ये मामला रिजॉल्व नहीं होता तो फिर इमरान खान के लिए भी मुश्किल है कि इस मोमेंटम को कितना लंबा लेके चलेंगे। क्योंकि अगर इमरान खान मई और जून के अंदर ये मामला करवाने में रिजॉल्व कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है फिर निगरान हुकूमत बनेगी 3-4 माह के लिए, तो फिर वो बात जाके अक्टूबर नवंबर में चली जाएगी ना। इसलिए इमरान खान लेकिन सलमान साहब हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब और जो उनके वज़रा हैं वो कोई ना कोई इस तरह का बयान दे देते हैं कि अपने बयानिए के खिलाफ ही बात हो जाती है। अभी इमरान खान साहब ने कहा है कि जुलाई में मुझे पता चल गया था कि मेरी जो हुकूमत है उसको ख़त्म करने की बात हो रही है। तो वो जो एक गैर मुल्की साजिश का जो एक बयानिया, एक नैरेटिव वो बिल्ड कर रहे हैं,
अपने उसके अगेंस्ट वो खुद ही बयान दे रहे हैं, तो फिर लोगों में ये जो नैरेटिव होगा ये कैसे पॉपुलर होगा? ये तो अनपॉपुलर होता जाएगा टाइम गुजरने के साथ साथ। उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन है। इसलिए देखिए, ये तो सबको पता चल रहा था कि पिछले 1 साल से जो है ना तहरीक इत्तेमाद की बातें तो हो रही थी। तो अगर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे मार्च में पता चल गया था कि मेरे खिलाफ तहरीक इत्तेमाद लाई जा रही है, तो आपको याद है जरदारी साहब ने, बिलावल साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, सब ने कहा था कि हम तहरीक इत्तेमाद पेश करेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि उस जो तहरीक इत्तेमाद पेश करनी थी, उसके अंदर जो खास तौर पे बूस्टअप किया है या उसको बहुत बड़ी सपोर्ट मिली है, उसको वो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के साथ जोड़ रहे हैं या उस मरासले के साथ जोड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। और दूसरी बात देखिए, आप और मैं तो कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इस बयानिए में और इस बयानिए में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन पब्लिक में तो ये मैसेज चला गया कि इमरान खान की हुकूमत जो है एक खास एजेंडे के तहत निकाली गई है। और जिस अंदाज से इत्तेहादी जमातों को रात गए, एक कैंप से निकाल के दूसरे कैंप पे लेके गया है, जिस तरह से अदालतें खुली हैं रात के टाइम, और जिस तरह से पूरा का पूरा माहौल बना है, उससे तो लोगों को लगता है कि इमरान खान साहब को बाय फोर्स निकाला गया है ना, वो खुशी से तो नहीं निकले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब ये बहस बेमानी है। इमरान खान साहब जो मैसेज लेके चले गए हैं, उस नैरेटिव के मुकाबले में अब हुकूमत का एक नैरेटिव चाहिए। अभी तक अनफॉर्चुनेटली हुकूमत का कोई नैरेटिव नहीं बिल्ड हो सका, क्योंकि लोग तो अब इमरान खान की परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं कर रहे। लोग तो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को निकाला क्यों लेकिन गया। अगर तो अगले चंद महीनों में ये हुकूमत जो है अवाम को किसी ना किसी हद तक रिलीफ दे देती है और ये इतना भी कर देती है कि जो कीमतें हैं वो उनको इन्हीं मौजूदा सूरत हाल पर बरकरार रखा जाए, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस कारकर्दगी को देखते हुए और पिछली कारकर्दगी का मवाजना करने के काबिल होंगे अवाम? जी, आप सही कह रही हैं। अगर ऐसा हो सका तो फिर तो यकीनी तौर पे पीएमएलएन को रिलीफ मिलेगा। लेकिन पिछले अगर आप 10-12 दिनों के अंदर देखें, जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई रिवर्स गियर लग सकेगा। और खुद मुफ्ता इस्माइल साहब ने भी कह दिया कि हमारे पास इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये बड़ा मुश्किल मरहला होगा पीएमएलएन के लिए कि वो अगले 1-2 माह के अंदर कोई बड़ा रिलीफ लोगों को दे सके या 2-3 महीनों के अंदर दे सके। उधर दूसरी तरफ आप देखिए ना, हमजा शहबाज के ऊपर भी तलवार लटक रही है। वो जो डी नोटिफाई होने हैं अरकान असेंबली जो है, जिन्होंने उनको वोट दिया है, अगर उसका फैसला आ जाता है इलेक्शन कमीशन का, तो उसके बाद फिर आप देखिए हमजा शहबाज की हुकूमत भी स्टेक पे लग जाएगी। तो खुद पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो इतना आसान नहीं है। और ये जो मरियम ने जवाबी जलसे शुरू किए हैं, इससे भी लग ये रहा है कि पीएमएलएन के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन तो है। इख्तियार तो हमारे हाथ में दे दिया गया है, इख्तियारात हमारे पास कुछ है नहीं, इकोनॉमी की सूरत हाल को इतनी अच्छी है नहीं, तो हम क्यों इस मुसीबत में जाकर अपने आप को अवाम के अंदर गंदा करें। कल जो गालियां इमरान खान को पड़ रही थी, अब वो शहबाज शरीफ साहब को पड़ रही हैं। आज आप देखिए ना, सोशल मीडिया के ऊपर कितनी लानतान हो रही है कि आटे का रेट कहाँ चला गया, फलां का रेट कहाँ चला गया, फलां महंगाई कहाँ पे हो गई है। तो ये अगर टेम्पो 1 महीने तक भी बरकरार रहा और कीमतें में इजाफा हुआ, तो फिर आप देखिए कि पीएमएलएन के लिए तो काफी सियासी सुक्की का मसला होगा ना। और सलमान साहब, दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इमरान खान साहब की टीम है, सोशल मीडिया टीम है, वो बड़ी मुतहरिक है सोशल मीडिया पर, और जो दूसरी तरफ की जो पार्टीज हैं वो सोशल मीडिया पर उतनी मुतहरिक नहीं है। तो एक खास नैरेटिव जो सोशल मीडिया पर बिल्ड किया जाता है, चूंकि आम आवाम तक वो पहुंचता है, सोशल मीडिया अगरचे के जैसे जलसे एक इस चीज की गारंटी नहीं हो सकते कि वोटर भी आपका उतना ही होगा जितना आपके जलसों में दिखाया जा रहा है। इसी तरह सोशल मीडिया वाला फैक्टर भी जो है वो थोड़ा वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक लोगों तक आम परसेप्शन पहुंच रही होती है, लोगों की एक परसेप्शन बिल्ड हो रही होती है। तो दूसरी पार्टीज जो है वो इसमें उस तरह से हमें एक्टिव रोल अदा करती हुई नजर नहीं आ रही। देखिए, इस वक्त सोशल मीडिया की ताकत तो इमरान खान के पास है, इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। और ये देखिए, इसने कोई वोट तो नहीं डालने सोशल मीडिया ने, लेकिन सोशल मीडिया ने एक परसेप्शन को बिल्ड करना है, एक ओपिनियन मेकिंग को बिल्ड करना है। और जिस अंदाज से इमरान खान साहब सोशल मीडिया का भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया है, एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, तो इसलिए उनको अब लगता है कि जैसे फॉर्मल मीडिया की भी उनको इतनी जरूरत नहीं है, वो सोशल मीडिया की ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ये एक डिसएडवांटेज है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के पास, पीएमएलएन के पास, पीपल्स पार्टी के पास या जेयूआई के पास, कि वो सोशल मीडिया की ताकत के अंदर। और देखिए ना, सोशल मीडिया में कौन है, 18 साल से लेके 30-32 साल के जो नौजवान हैं, वही उनकी ताकत है ना, खवातीन ही उनकी ताकत है ना। तो अगर वो उस नैरेटिव में अपने आप को बहुत ज्यादा आगे ले गए हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ उस्मा कि अब जो आज की हुकूमत है या जो उनकी इत्तेहादी जमातें, पीपल्स पार्टी वगैरह, उनको इमरान खान के मुकाबले में एक नए नैरेटिव की जरूरत है। अभी तक वो नैरेटिव बिल्ड नहीं हो सका है। अगर वो नैरेटिव बिल्ड नहीं करेंगे तो फिर इमरान खान का रास्ता रोकना मुश्किल हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि इमरान खान के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव की कैफियत नहीं होनी चाहिए। इमरान खान अभी बहुत एहतियात का मुजाहरा कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खुलकर उस पर गुफ्तगू नहीं कर रहे, इशारों में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये भी देखना होगा कि इमरान खान किस हद तक जो उनकी पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन है, कहीं वो उनको उस नहज में ना ले जाए कि इदारों के साथ टकराव की कैफियत पैदा हो जाए। इसको संभालना होगा। इमरान खान के लिए बहुत जरूरी है कि वो इदारों से टकराव की बजाय
अपना सारा जोर जो है वो इस आज की हुकूमत पे लगाएं, अपने सियासी हरीफों पे लगाएं और इदारों को जो है ना उस पोजीशन पे ना लेके आए जिससे उनकी पोजीशन खराब हो। तो अब ये इमरान खान का भी इम्तिहान है कि वो चीजों को कैसे आगे लीड करते हैं और ये जो इतनी बड़ी उन्होंने मैस मोबिलाइजेशन की है उसको वो कैसे बचा पाते हैं अपने सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब तो भी क्या देखिए क्या शहबाज शरीफ साहब ने रोका क्या हुआ है आप तो नहीं पेट्रोल समझते की कि कीमतों जो में नून इजाफा लीग होना है। है, जैसे ही नून पेट्रोल की लीग के कीमतों में दौर में इजाफा होगा हमने लोग देखा है तनकीद कि करेंगे। हमेशा प्रोजेक्ट्स, नए प्रोजेक्ट्स लगते हैं और जो बैरूने मुल्क से लोग आकर यहाँ पर सरमाया करती हैं, सरमायाकारी करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वहाँ यहाँ पर आकर कुछ इस तरह से कुछ प्रोजेक्ट्स लगें जिसकी वजह से थोड़ा सा इकोनॉमी में बेहतरी आए? देखिए उसमें ये तो सारे लॉन्ग टर्म मंसूबों की बात कर रही है ना आप। इस वक्त तो शहबाज शरीफ को शॉर्ट टर्म चाहिए रिलीफ, यानी उनके पास 6 माह से ज्यादा नहीं है। तो इन 5-6 महीनों में क्या वो रिलीफ निकाल सकते हैं? वो मंसूबे आएंगे, सरमायाकारी होगी, प्रोसेस चलेगा, उसका रिजल्ट कब आता है, फल कब लगता है, ये तो बात की बात है। सही। लोग तो इमीडिएटली रिलीफ मांग रहे हैं ना इस वक्त। तो इमीडिएट रिलीफ मैं कह रहा हूँ उनके लिए देना मुश्किल है। अभी आप देखिएगा अगले चंद 5-7 दिनों के बाद जब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होगा तो लोग बुलबुलाएंगे, लोग बाकायदा तनकीद करेंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के पास इमीडिएट रिलीफ देने के लिए नहीं है और हुकूमत का भी कोई बहुत बड़ा नहीं है ना। आपके पास साल सवा साल का मैंडेट था जिसमें पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसमें आपको शायद 6 माह पहले इक्तदार से बाहर जाना पड़े और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है किसी भी हुकूमत के लिए जो आज हुकूमत आई है। सही। तो सलमान साहब, जो इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी है और उन्होंने कहा है कि ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा, और जिस पर जो राना सनाउल्लाह साहब हैं उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च में इंतशार हुआ तो घर से नहीं निकलने देंगे। देखिए पहली बात तो ये कि खूनी लॉन्ग मार्च की लफ्ज तो इस्तेमाल किया शेख रशीद साहब ने, इमरान खान ने इस्तेमाल नहीं किया। जी पहली जी बात तो ये जी, है। शेख मेरा नहीं रशीद ख्याल कि ये कोई खूनी लॉन्ग मार्च होगा। अगर हुकूमत रुकावट नहीं खड़े करेगी तो ये लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंच जाएगा। असल में जो चीज देखने की है ना उसमें वो ये है कि इमरान खान कितना लंबा स्टे करते हैं इस्लामाबाद में, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि वो उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक नए इंतखाबात नहीं हो जाते। अच्छा, पीटीआई का 2014 का धरना हमने देखा था, वो सुबह के टाइम तो बिल्कुल डिफ्यूज हो जाता था, फिर शाम को 7 बजे से रात 11-12 बजे तक शो लगता था। अब देखना ये है कि ये पहले 2-3 दिन का क्या मोमेंटम बनेगा और फिर उसके बाद ये कितना लंबा स्टे कर सकेंगे, ये उनका इम्तिहान है। लेकिन क्योंकि मेरे क्योंकि इतलात सलमान ये साहब है कि पिछली दफा उनके जो लॉन्ग मार्च से 126 दिन का पहले धरना पहले था जिसका आप जी जिक्र कर रहे हैं, मेरी वो और बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो इतना प्रोलॉन्ग किया था। लेकिन मैं कह रहा हूँ मेरी इतलात ये है कि 31 मई से पहले पहले जी इस्टेब्लिशमेंट में और हुकूमत के दरमियान ये बातचीत चल रही है कि इस बुरहान का हल जो है वो नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। ठीक तो है। मुमकिन है कि लॉन्ग मार्च की नौबत ना आए, उससे पहले ही नए इंतखाबात की बात जो है वो आपको सुनने को मिल जाए। सही, यानी उससे पहले भी सेटलमेंट हो सकती है। हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। और इस वक्त डिस्कशन चल रही है, ठीक। इस वक्त डिस्कशन चल रही है कि किस तरह से इसको सेटलमेंट किया जाए। बहुत शुक्रिया, सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर अगले टॉपिक पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नया पावर शेयरिंग फॉर्मूला तैयार किया है जिसके मुताबिक पंजाब में 4 वजारतें और चेयरमैन सेनेट का ओहदा जिस पर सेटलमेंट की बात हुई है, और पंजाब में जो गवर्नर पंजाब का ओहदा होगा वो नून लीग के पास रहेगा। ये कुछ इस तरह से सेटलमेंट हुई है। कल रात इशाया दिया गया था यूसुफ रजा गिलानी के घर में और वहाँ पर आला क़यादत पीपल्स पार्टी की मौजूद थी और वहाँ पर ये कुछ अहम फैसले किए गए पंजाब के हवाले से। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान बिलावल भुट्टो जरदारी, जुल्फ़िकार अली बदर साहब। जुल्फ़िकार साहब, आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगी। जुल्फ़िकार साहब, फाइनली जो है वो जो नया पावर शेयरिंग फार्मूला है वो तैयार हो गया है। 4 वजारतें आपने सेटल डाउन कर ली हैं पंजाब में और चेयरमैन सेनेट का ओहदा लिया जाएगा। इससे पहले गवर्नर पंजाब का ओहदा भी पीपल्स पार्टी ने लेने की बात की थी। तो क्या क़यादत की तरफ से ये डिसीजन लिया गया है या कुछ सेटलमेंट हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच जी इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, ये जो पावर शेयरिंग का मामला है ये बड़ा मुनसफाना सा फार्मूला है और इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। अगर कोई चीज़ हम समझते हैं कि वो कोई पार्टी इत्तेहादी पार्टी समझती है कि उसको लेना ज़रूरी है, तो हम लोग कोई ज़िद्दी लोग नहीं है। सियासत के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो पीएमएलएन ने डिमांड की कि हमें गवर्नरशिप का भी ओहदा चाहिए। अच्छा। तो कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड की थी कि जी आपकी चीफ मिनिस्टरशिप है तो हमें गवर्नरशिप दे दें। ठीक। लेकिन पीएमएलएन ने रिक्वायर किया कि जी हमें आप गवर्नरशिप भी साथ दें। तो हमने फिर उसके अंदर वजारतें ली और साथ कोई चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी, कोई पार्लिमानी सेक्रेटरी, कुछ इस तरह करके
लोगों को अकोमोडेट करने के लिए कोई स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर या एडवाइजरशिप। तो ये जो है इसका बेसिक जो है फॉर्मूला वो तय हो गया है। इस तरह करके जब भी कैबिनेट बनेगी तो पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड हैं या कोई ज़रूरी लोग हैं उनको अकोमोडेट किया जाएगा और फिर मिल के सूबा पंजाब के अंदर मामला को चलाया जाएगा। सही। तो क्या आप समझते हैं कि पंजाब में जो जिस तरह से अब पीपल्स पार्टी पूरा एक होमवर्क कर रही है, तो अगले इलेक्शंस में जो कि अगले साल मोस्ट प्रोबेबली अगले साल अगर ज़्यादा भी डिले होते हैं तो 2023 तक जो है वो चले जाएंगे, तो अगर अगले साल तक क्या आप अपना होमवर्क पंजाब के लिए मुकम्मल कर लेंगे? देखिए, ये जो पावर शेयरिंग है ना, ये हम लोगों को एलिजिबल नहीं करती कि हम इलेक्शन की तैयारी करें। इलेक्शन की तैयारी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, प्रोविंशियल लीडरशिप, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप, सिटी लीडरशिप, इन सब को अपनी तंजीमें मुकम्मल करके ग्रास रूट तक तंजीमों को रीऑर्गेनाइज करके नए लोगों को शामिल करके पार्टी को मुतहरक करके करना पड़ेगा। हाँ, इसके अंदर एडिड वैल्यू ऑप्शन ये है, चूंकि गवर्नमेंट के अंदर हम एक पॉलिटिकल अलायंस है सूबे के अंदर, और जितने लोग आके पावर शेयरिंग के अंदर उनको नुमाइंदगी मिलती है तो वो तंजीमों को और उन लोगों को जो गरीब लोग हैं पार्टी के अंदर जो रिक्वायर करते हैं कि उनके कोई जायज काम फंसे हुए हैं, कोई मामलात हैं, उनको वो सपोर्ट करें और इस तरह पार्टी एक इलेक्शन के तनाजुल में मेहनत करके अपने मुकाम बना सकेगी। अगर हम ये समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट में अलाई बनने से हम इलेक्शन की पोजीशन में आएंगे, तो मैं नहीं समझता कि हम सिर्फ अलाई बनने से, गवर्नमेंट के अंदर आने से इलेक्शन की पोजीशन में नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी को ग्राउंड पे अपना होमवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर इलेक्शन के अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि एंड में इलेक्शन जो है इन्हीं ग्राउंड रियलिटीज की जो पार्टीज हैं उनके साथ आमने सामने खड़े होकर इलेक्शन लड़ा जाएगा और अपने अपने नजरिए पे लड़ा जाएगा। वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरा जो बुनियादी मौक़िफ़ था वो ये था कि आपको परफॉर्म करने का एक मौका मिल जाएगा, और इसकी बुनियाद पर ये आपकी बात ठीक है कि जब तक जो तंजीम है यहाँ पर तंजीम साजी प्रॉपर नहीं होगी और ग्रास रूट लेवल तक ये प्रॉपर काम नहीं किया जाएगा, तब तक जो है ये इलेक्शन की तैयारियाँ नहीं होंगी। तो इसके लिए तो ऑब्वियसली आपकी जो पार्टी है वो तैयारियाँ कर रही होगी, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल था वो ये था कि पावर शेयर करने से आप परफॉर्म करने के काबिल हो जाएंगे। तो जो परफॉर्म कर रहे हैं, जब आप परफॉर्म करेंगे और लोगों को नजर आएगा तो लोग, और जो अवाम का जो एक सेंटिमेंट है, अवाम के जज्बात हैं, उनकी आप सही तर्जुमानी कर पाएंगे। ये जो परफॉर्मेंस की बात है ना, परफॉर्मेंस तो गवर्नमेंट में रहने वाले चीफ मिनिस्टर साहब लीडर हैं इस टीम को परफॉर्म करने पे, और जो कैबिनेट मेंबर्स हैं और बाकी स्पेशल असिस्टेंट्स या एडवाइजर्स हैं, इन सब को डिलीवर करना पड़ेगा। हाँ, इसमें पीपल्स पार्टी भी अलाय है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ जाती तौर पे कि अब गवर्नमेंट में आके हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है परफॉर्मेंस के बगैर, हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं है, कोई बहाना नहीं है कि हम परफॉर्म ना करें। हमें हर सूरत परफॉर्म करना है, इस गवर्नमेंट को, इस लीडरशिप को, इस अलायंस को मिल के करना है, कॉज दे स्विम एंड सिंक टुगेदर। अगर नहीं करेंगे तो अवाम के पास जाते हुए बहुत मुश्किलात होंगी और अवाम आपको माफ नहीं करेगी, और आपको एक ऐसे शख्स को आउट परफॉर्म करना है जो कि पिछले 3.25 साल झूठ के ऊपर चल के गया है, झूठ का बयानिया बेच के गया है और आज भी झूठ का बयानिया बेच रहा है। तो लिहाजा हमें परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी, हमारे पास इसका कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। तो हमें हर चीज छोड़ के, और इस चीफ मिनिस्टर साहब को भी और कैबिनेट मेंबर्स को भी अपना सर धड़ की बाजी लगा के परफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि लोगों के मसाइल हल करें और लोगों को रिलीफ दें, क्योंकि महंगाई से अवाम की कमर टूट के रह गई है। और यहाँ पे आपको ऐसे स्टेप्स, ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ऐसी स्ट्रेटजीज को डेवलप करना पड़ेगा और आगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को मेक श्योर करना पड़ेगा, ताकि आप यहाँ पे लोगों को रिलीफ दिलवा सके। इसमें कोई सेकंड थॉट है ही नहीं हमारे पास कि हम परफॉर्म ना करें। ठीक, तो जुल्फिकार साहब, 4 वजारतें कौन-कौन सी डिसाइड हुई हैं? हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, इलेक्शन में जाना, लोगों के साथ कन्विंस करना हमारे लिए बेहतर हो जाएगा। सही। 4 वजारतें जो आपने लेने का फैसला किया है पीपल्स पार्टी ने पंजाब काबीना में, कौन-कौन से वजारतें लेंगे आप? देखिए, ये अभी मेन तो चीज है नंबर ऑफ
पर्सन्स और प्रिंसिपल एक डिसीजन हुआ है। ठीक। तो इसके अंदर जो वजारतें हैं उसके ऊपर भी इनिशियल तो ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई है, फाइनलाइज होगा जैसे ही कैबिनेट बनने लगेगी, हल्फ उठाने लगेगी, तो उस टाइम पे फिर वो चीज़ें फाइनलाइज होंगी। अगर मैं आपको कहूं कि आज ये 4 वजारतों का जिक्र हुआ है, कल को कोई 1-2 वजारतें ऊपर नीचे हो जाती हैं या, तो वो फिर अभी बताना मुनासिब नहीं है। तो लिहाजा उसी टाइम पे जाके ये फाइनलाइज होंगी। जुल्फिकार साहब, नेक्स्ट इलेक्शंस में जो आपका अलायंस है नून लीग के साथ और दीगर जमातों के साथ, इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा ना, इसके अंदर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने नजरिए के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगी, अपने अपना एजेंडा लेके आएंगी, अपना अपना पॉलिटिकल मैनिफेस्टो होगा, इलेक्शन मैनिफेस्टो होगा, ठीक। और एक दूसरे के अगेंस्ट ही लड़ेंगी। चंद सीटों पे हो सकता है कि जहाँ पे लीडरशिप को लगे कि ये पार्टी के लीडर हैं या इम्पोर्टेंट लोग हैं, तो उनके मुकाबले में शायद कोई मुख्तलिफ पार्टी से एक दूसरे के मुकाबले में, लीडरशिप के मुकाबले में लोग ना खड़े करें, लेकिन वैसे तो मुकाबला होगा, आपस में ही होगा। सही। तो जुल्फिकार साहब, सदर के ओहदे के लिए क्या कोई प्लान किया गया कल के इशाइये में? जी, अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं हुई। अभी तक ये आपस में क्या सराहियां ही हैं, इसके बारे में कोई हिकमत अमली नहीं तैयार हुई। हाँ, जिस टाइम तैयार होगी, हमारे नंबर्स पूरे होंगे, तो हाँ इंशाल्लाह हम इनको बिल्कुल आउट करेंगे और वहां पे फिर मुश्तरका लाएअमल तैयार करेंगे, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की जो लीडरशिप है वो आपस में बैठ के एक हिकमत अमली बनाएगी, और जिसके ऊपर तमाम लोग रजामंद होंगे और मिलके मुशावरत की जाएगी। वो तो फाइनल आपका डिसीजन होगा ना, वो तो आप ठीक कह रहे हैं कि तमाम पार्टीज के साथ मिलकर जो है ये फाइनल फैसला किया जाएगा। लेकिन आपका इस वक्त माइंड क्या है सदर के ओहदे के लिए? क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब का नाम आ रहा था सदर की नशस्त के लिए। देखिए, अभी तक कोई चीज हतमी नहीं है पार्टी के अंदर, हमारे तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। ठीक। तो जो बात हुई है वो एक जनरल डिस्कशन के तौर पे होती है, लेकिन कोई चीज अभी तक फाइनलाइज नहीं है, तो नामों का भी कोई ऐसा नहीं है। हाँ, जब भी कोई ऐसी चीज होगी, बाहर आएगी, तो उसके ऊपर हमें लगेगा कि ये सॉलिड बात है, तो हम बिल्कुल उसको अवामुन्नास को बताएंगे भी, मीडिया पे भी उसको ब्रेक करेंगे। लेकिन ऐसी अभी तक मेरे पास कोई ऐसी डिटेल्स नहीं मौजूद। सही। तो जुल्फिकार साहब, पीपल्स पार्टी भी ये चाह रही थी कि इलेक्शंस जल्द हो जाएं, इमरान खान साहब भी यही चाह रहे हैं कि इलेक्शंस जल्द हो जाएं। क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो ही ये हल्का बंदियां और तैयारियां इलेक्शन की मुकम्मल होंगी तो अक्टूबर नवंबर तक जो है इलेक्शंस हो जाएंगे, या हम इसको अगले साल ही एक्सपेक्ट करें 2023 में? देखिए, ये जो गवर्नमेंट बनी है अलायंस की, इसको नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के तौर पे फॉर्म हुई है, इसके अंदर एजेंडा बड़ा क्लियर है कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाने हैं, मर्दमशुमारी करानी है, हल्का बंदियां करनी है। जैसे ही ये काम कंप्लीट हो जाता है तो हम इलेक्शन में जा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो पाकिस्तान का मुल्क और पाकिस्तान की अवाम है, जिस महंगाई की दलदल में फंसे हुए हैं और जिन प्रॉब्लम्स में, मुआशी, सियासी और इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स के अंदर फंसे हुए, स्टक हुए हैं, उससे बाहर निकालने के लिए जरूरी था तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस आके एक टेबल पे बैठे और इससे बाहर निकालें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही ये रिफॉर्म्स होते हैं और उसके बाद लगता है कि हम थोड़ा सा इन प्रॉब्लम से भी पाकिस्तान को और अवाम को निकालने में कामयाब हुए, तो हम इलेक्शन में जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, इलेक्शन के बाद भी आ जाके इन्हीं पार्टियों के चंद लोगों ने आ जाना है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के, और आ जाके फिर इसी तरह की एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट बनेगी, क्योंकि किसी भी एक पार्टी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं होगी कि वो अपने डिसीजन कर सके। तो लिहाजा एक इतना खर्चा कराने के बाद भी ये काम करना है, तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम से पहले बाहर निकाला जाए, फिर इलेक्शन में जाया जाए और फिर देखा जाए कि जिसको अवाम मैंडेट देते हैं वो आके अपना काम करे। सही। तो आप चाह रहे हैं कि हम प्रॉपर रिफॉर्म्स करें और इलेक्शंस जो हैं वो अपने वक्त पर हों। अच्छा जुल्फिकार साहब, कल चूंकि अहम इशाइया था और वजारतों से मुतालिक भी बातचीत रही, तो क्या बजट से मुतालिक भी, चूंकि अब आपका पंजाब काबीना में जो है बाकायदा हिस्सा है, 4 वजारतें होंगी आपके पास, तो बजट से मुतालिक कुछ आपने कुछ तजावीज़ उन पर गौर किया?
ये बजट से मुतालिक तो नहीं, ऊपर फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बजट तो मिफ्ता इस्माइल साहब तैयार कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत के साथ। जिसके पास जो मिनिस्ट्री है वो उसका काम कर रहा है, और पंजाब के अंदर देखते हैं कि अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के हिस्से में आएगी तो फिर पीपल्स पार्टी के जिस साहब को वो जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो बैठ के चीफ मिनिस्टर और बाकी जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनकी मुशावरत के साथ बजट की तैयारी करेंगे और बजट बनाएंगे, और फिर वो बजट को हम लेके आएंगे और कोशिश करेंगे इसमें अवाम को रिलीफ दिया जाए। सही है, लेकिन बहसियत एक एलआई के मिनिस्ट्री तो जिसके पास आती है वो बाद में एक फैसला किया जाएगा। वो आपकी बात ठीक है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री अगर पीपल्स पार्टी के पास आती है तो फिर जो कोर डिसीजंस होंगे, मेन डिसीजंस होंगे, वो पीपल्स पार्टी करेगी। लेकिन चूंकि आप अलायंस में हैं तो आपने कुछ आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ बजट में कुछ प्लान देने के लिए कुछ तजावीज़ पेश की हैं या अभी इस पर बात नहीं हुई है? देखिए, मेन जो चीज है ना, वो पॉलिसी हम ऐसी बनाना चाहते हैं, हमारी लीडरशिप भी, मैं जाती तौर पे भी ये समझता हूँ और तमाम दूसरी पार्टीज के लीडर भी ये समझते हैं कि हमें ऐसी ही पॉलिसी बनानी चाहिए और ऐसी स्ट्रेटजीज बनानी चाहिए जिसकी इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसके नतीजे में अवाम को रिलीफ मिले। सही। अगर अवाम को रिलीफ ना मिला तो हमारे में और बाकी पिछली गवर्नमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं होगा। तो लिहाजा अवाम को रिलीफ देने के लिए आप देखें, हम इतना मुश्किल, ये गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ साहब मुश्किल डिसीजन किया, अभी तक पेट्रोल की प्राइस को रोके हुए हैं, हालांकि इंटरनेशनली बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन चीज ये है कि अवाम को रिलीफ लेने के लिए आपको, अवाम को, गवर्नमेंट को कोई ना कोई कड़वा घूंट बनना पड़ता है और वो बढ़ रहे हैं, और इस तरह इंशाल्लाह ताला आगे भी अवाम को रिलीफ देंगे। अगर महंगाई बढ़े ना, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम नहीं हो रही तो बढ़े भी ना, मजीद बढ़े भी ना। इसको जिस तरीके से भी हो सकता है अवाम को रिलीफ दिया जाए, जिस भी फील्ड के अंदर है। सही, बहुत शुक्रिया। जुल्फिकार अली बदर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ऐसी पॉलिसीज तरतीब दी जाएं। हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ दिया जा सके। ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे और फिर इससे अगले टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि हम फ़रद शहज़ादी को, फ़राह गोगी को वापस ला रहे हैं, जबकि फ़राह खान का ये कहना है कि उन्हें पीटीआई को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उनके शौहर ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि उनके असासाजात के जो आदाद शुमार बताए जा रहे हैं वो गलत हैं, हम इतने अरबपति नहीं हैं। और अहम अपडेट जो इस वक्त सामने आई है वो ये है कि जो फ़रद शहज़ादी हैं उन्होंने और उनके शौहर ने 10 मई को वापस आने का ऐलान कर दिया है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक नैब प्रोसिक्यूटर और माहिर कानून अजहर सिद्दीक साहब। अजहर सिद्दीक साहब, आपको प्रोग्राम में मैं खुशामदीद कहूँगी। अजहर सिद्दीक साहब, फ़रद शहज़ादी वाला जो केस है इस वक्त हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा मंजर आम पर आया हुआ है, क्या हुकूमत फ़रद शहज़ादी को वापस ला पाएगी? इसमें तो कोई शक नहीं है कि किसी के खिलाफ अगर आपके पास कोई एफआईआर है, कोई डाटा है, आपने नाम ईसीएल में डाला हुआ है, ये तो भी फिलहाल पॉलिटिकल रिटोरिक चल रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान बहुत हो रहा है कि आम आदमी, मिसाल के तौर पर शी इज नॉट होल्डिंग एनी पोजीशन, ना को पब्लिक ऑफिस होल्ड करती थी, ना उनके को मियाँ पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, खातून अव्वल के साथ उनकी दोस्ती तो एडमिटेड बात है, लेकिन जिस तरह के लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है, अतात आर्डर साहब को सब कार्रवाई का आगाज बाकायदा कर दिया गया। अतात आर्डर साहब को कानूनी नोटिस दे दिया गया कि जिस तरह उन्होंने नाम के साथ अलकाबात ऐड किए हैं, शी इज नॉट अ क्रिमिनल जी। और सेकेंडली, ये उनका नाम ही नहीं है। आप नाम कैसे बिगाड़ सकते हैं, नाम कैसे ऐड कर सकते हैं? तो ये डिफेम किया आपने उनको बगैर कुछ ना कोई एफआईआर, कोई ये एफआईआर होती तो यकीनन आप कह सकते थे कि जनाब एक एफआईआर है उनके अगेंस्ट मुकदमा दर्ज हुआ है, या फिर मिसाल के तौर पर किसी अदालत से सजा हुई है, लेकिन अभी कुछ है नहीं। नैब ने अपने इख्तियार पर कोई प्रेस रिलीज जारी की, नैब का तो इख्तियार सेक्शन 9 के तहत प्राइवेट का तो है ही नहीं है, वो तो पब्लिक ऑफिस होल्डर के अगेंस्ट एक्शन लेना है। फिर उनकी एक प्रेस रिलीज आई, 2 आई, 3 आई, अभी फॉर द टाइमिंग आई एम नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि नैब क्या चाहता है। नैब के पास अगर बिल्कुल, मैं तो बात बता दूं, बिल्कुल करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के तहत हम लोग तो नैब को सपोर्ट करते हैं और आज भी नैब को सपोर्ट करते हैं, पर नैब अपने इख्तियारात में रहे। जो और प्राइवेट आपने देखा है कि पुराने दौर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो प्राइवेट आदमियों के अगेंस्ट नैब ने कितनी कार्रवाइयां की हैं,
और फिर 66 सियासतदानों से जिन्होंने नैब को बदनाम किया था, इस नैब को अब रहने देना। ये नैब को तब्दीलियां क्यों चाह रहे हैं आप? नैब के अंदर क्यों तब्दीलियां चाह रहे हैं? रिमांड गालबन 90 से 14 दिन पे लाना चाह रहे हैं, अरेस्ट का प्रोसीजर, वो भाई रहने दें। वी आर रेडी टू फेस इट, हम फेस करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे मौका जो है फेस करने के लिए वजह कोई है कुछ नहीं ना, हर चीज जो है। यानी अजहर सिद्दीक साहब, आप भी ये मानते हैं कि जो नैब का इदारा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है? देखिए, मैं तो इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि पहले भी मैंने देखा है इमरान खान साहब के दौर से पहले, पिछले गवर्नमेंट से पहले तो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता आ रहा है। अच्छा। जहां तक शरीफ खानदान या बाकी लोगों के ऊपर है, वो केसेस बेस्ड ऑन पब्लिक ऑफिस होल्डर के हवाले से, या तो बताएं कि प्राइवेट लोगों के ऊपर आए हो, उनमें से अभी तक कोई एक बता दें कि उनमें से मिसाल के तौर पर सियासी तौर पर जो है सबूत आए हो या ऐसी कोई बात हो। हमें चाहिए कि ये वॉचडॉग है, यूएन कन्वेंशन और करप्शन 2005 के तहत एक इसका दायरा इख्तियार है और उस पे अमल दरामद बहुत जरूरी है। मगर मौजूदा हुकूमत जिस तरह लेके जाना चाहती है, और यानी अजहर सिद्दीक साहब जरा मुझे क्लियर करते जाइएगा, इमरान साहब की हुकूमत से पहले और इमरान खान साहब का टेन्योर निकाल के उसके बाद अब फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन शुरू कर दी गई है। यानी इमरान साहब से पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इदारा इस्तेमाल होता था, अब भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इमरान साहब के दौर में ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ था, आपका मतलब ये है? मैं उसकी एक सिंपल सी बात बताता चलूं कि मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो है ना, नैब के पुरानी गवर्नमेंट पीटीआई की गवर्नमेंट के दौरान वो नवाज शरीफ के अपने दौर के मुकदमा दर्ज हुए थे। 56 कंपनियां ले लें आप, एवन फील्ड, अल अजीजिया ले लें, ज्यादातर यानी 56 कंपनियों में तो अजहर सिद्दीक खुद कंप्लेनेंट था। नवाज जो शहबाज शरीफ ने ये बनाई हुई थी, इनमें अब तादाद इकट्ठी करके रख लें, इन्हें चैलेंज है इस हवाले से बता दें कि कौन से केस हैं जो ताजा तरीन इनके कॉन्टेक्स्ट में आए हैं, जो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन है पुराने दौर की, इनके अपने दौर अदवार की चल रही थी। और वो बुनियादी तौर पर देखें, बुनियादी तौर पर वजह है कि इंक्वायरी करने का तो इख्तियार सेक्शन 18 के तहत नैब का इख्तियार अपने पास मौजूद है। और वो देखिए, हमारे इदारे में, हमारे मुल्क में अगर आप इस तरह के वॉचडॉग को अपना सियासी अगर बना देंगे, और अगर इसमें मिसाल के तौर पर ये नैब का कानून जितना भी है ना, जो इस शक्ल में है, ये इमरान खान साहब के दौर में तो नहीं है, ये तो इन्हीं के दौरों में बना हुआ है। और 99 से लेकर अब तक जितनी तरामीम सारा इन्होंने की हुई है। बल्कि इमरान खान साहब के दौर में तो प्राइवेट लोगों के ऊपर अगर ये हो रहा था तो रोका गया कि प्राइवेट लोगों को, बिजनेसमैन को मत इन्वॉल्व करें सारे काम के अंदर। और ब्यूरोक्रेटिक जो मामला थे, मिसाल के तौर पर काबीना के फैसले, अपना एक्ने के फैसले आते थे, सीसीआई के फैसले आते थे या सीसीओ के फैसले आते थे, उन सब के ऊपर इन्होंने कहा कि बाकायदा नैब इंक्वायरी नहीं करेगा। और यहाँ भी ये देखे ना, यहाँ सर मंडवाते ही औले पड़े। आपने इन्होंने जो काबीना एक बनाया, तश्कील दी, आपको पता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम जा रहा है। दे आर सीरियसली कंसिडरिंग, क्यों कि 24 से 27 के करीब वो लोग इसके अंदर शामिल हैं जिन पे पर्चे हैं, जिन पे फर्द जुर्म आयद हो गई है। उनमें से कई ऐसी हैं यानी जो सजा के करीब तरीन है। फिर आते ही अगर ये वाकई इस मुल्क से सिंसियर थे और चाहते थे इस मुल्क में क्राइम खत्म हो, तो किसने इन्हें कहा कि ईसीएल में से सारे लोगों को एक जुम्श कलम से निकाल दें? आपके क्या बुनियाद है आपके पास? क्या आप बैठे ये फैसले कर रहे हैं? और फिर दूसरा जो है, आपको क्या 13 जमातों के पास ऐसे लोग नहीं थे जो साफ और शफाफ होते, जो साफ और शफाफ आके करते? और ये मैं बता दूं आपको, ना फराह शहजादी साहब, ना आसन जमील गुजर साहब, आसन जमील साहब, सॉरी गुजर का लफ्ज ऐसे नहीं करता हूं, उनके नाम का हिस्सा नहीं है। ये आसन जमील साहब ये बिल्कुल भागने वाले नहीं, ये बाकायदा हर चीज दस्तयाब है। और कमाल की बात है, इतना साफ ट्रैक रिकॉर्ड, चैलेंज है शरीफ खानदान। जरा मैं एक डिमांड तो कर सकता हूँ कि शरीफ खानदान जरा टैक्स का रिकॉर्ड सामने रख दे। आप अंदाजा लगाएं, फराह शहजादी साहब का टैक्स का रिकॉर्ड अब पब्लिक है। गुजर अगर उनकी जात है तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। मैं वो बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत ये डाटा पर्सन तो आप वायद कर नहीं सकते, और ये जुर्म है, इसमें सजा है, सजाए कैद है इसके अंदर। ये किसने दिया? हमने फिर भी सवाल नहीं किया, चले कोई बात, लेकिन हम किसी एक स्टेज के ऊपर ये मामला लेकर आएंगे। अभी तो कहा गया ना, हम डिनाई नहीं कर रहे उसको, दिए हुए हैं बाकायदा हर चीज, जो सेल परचेज है हर चीज डिक्लेयर है, अकाउंट फॉर है, कोई ऐसी चीज नहीं है। कभी कोई रिश्वत के पैसे या करप्शन के पैसे भी डिक्लेयर करता है? मुझे ये बता दें आप इन खानदान के बारे में मैं चैलेंज कर रहा हूँ, लाएं दिखाएं कौम को, शरीफ खानदान और ये सारे कौम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट दिखाएं, तसल्ली करें।
फिर तो अजहर सिद्दीक साहब उनको दुबई में छुपने की जरूरत ही नहीं है, वो यहाँ पर आए, आके मुकदमात का सामना करें और कहें कि उनके पास मनी ट्रेल है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अभी तक कोई इंक्वायरी शुरू हुई है? कोई नोटिस दिया उन्होंने आज तक? जब कोई नोटिस देंगे, जवाब देंगे, हर चीज सामने आ जाएगी। किसने कहा भाग रहे हैं? बिल्कुल अभी तक तो अच्छा मैं हैरान होता हूँ मुझे, हम उनको लेके अच्छा भी राणा सनाउल्लाह साहब जरा ये बता दें किस कानून के तहत लेकर आएंगे आप? कौन सा मुकदमा, कौन सी सजा? नवाज शरीफ के खिलाफ सजा याफ्ता मुलजिम है, मुजरम जेल भुगत रहा था, 2019 का गया हुआ है। पहले उसको तो ले आए, वो पहले उसको तो लेके आओ, और जिसने जेल में जाना है उनको वो भी तो अदालतों के जरिए गए थे, लेके आओ उसको। वो भी तो अदालतों के जरिए गए थे और पीटीआई की हुकूमत में गए थे। अजहर सिद्दीक साहब मुझे ये बताएं, एक बात बता दूं, क्या जो अभी आपने कहा कि किस कानून के तहत फराह शहजादी को वापस लाया जाएगा, तो क्या जो मुत्तहिदा अरब अमारात है और पाकिस्तान है, इसके दरमियान कोई ऐसा ट्रीटी है कि जिसकी बुनियाद पर फराह खान या किसी और शख्स को जिस पर इल्ज़ाम लगे हों, उनको किसी वजह से पाकिस्तान हुकूमत जो है वो हवालगी कर सकती है, हवालगी की दरख्वास्त कर सकती है? मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा आपको, हवालगी किन बुनियादों पे होती है? कोई मुजरम है, को सजा हुई है कोर्टों के अंदर, नवाज शरीफ साहब को सजा हुई है, हुकूमत बरतानिया से हम वो तो ला नहीं सके यार, 4 हफ्ते डाल दी थी, जमानतें मंसूख हो गई, प्रॉपर शवाहिद देने पड़ते हैं, प्रॉपर शवाहिद देने पड़ते हैं अगर किसी को दूसरे मुल्क से लाना हो तो। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरा फराह शहजादी साहब कौन सी इश्तिहारी है यहाँ, वो अदालतों को फेस करेंगे, याद रखिएगा। अभी तो हुआ कुछ नहीं है, आप हवाई बातें की जा रही हैं, सियासी तौर पर ये बात मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है, और इसका यानी मैं हैरान होता हूं इस बात पे। तो अजहर साहब जो अभी फराह साहिबा पे जो केस बनाया गया है, तो ये किस किस्म की तहकीकात आपके ख्याल में की जाएंगी और किन बुनियादों पर की जाएंगी? मैं स्टूडेंट ऑफ लॉ, कानून बहरहाल अच्छी तरह समझता हूँ आपके सामने। अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर है ना आप, तो फिर आप सेक्शन 9 के तहत आपका इख्तियार है, आप बिल्कुल नया करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के ट्रेसेस हो आप कर सकते हैं। जब प्राइवेट बिजनेसमैन आप हो ना, तो आपके अगेंस्ट टैक्स एवेजन का केस बन सकता है, टैक्स अवॉइडेंस का केस बन सकता है, या आपने टैक्स चोरी किया है, वो आप बना सकते हैं। वो इख्तियार आपके पास मौजूद है, लेकिन वो इख्तियार भी इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने लेना है। अभी तक तो कोई ऐसी चीज नहीं है ना रिकॉर्ड पे है। जो इनकम टैक्स अपने रिटर्न फाइल की हैं, असेसमेंट उनकी कंप्लीट हो चुकी है सारा, यानी और रीओपनिंग का अपना एक प्रोसीजर है। मैं अभी उनमें नहीं जाना चाहता कि मेरे पास कितना कुछ है कहने के लिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वाई इमरान खान साहब को सारे मसले में मेरे जाती काम है, जो मेरी क्लाइंट मुवक्किला है, उनके जाती कारोबारों को इमरान खान साहब के साथ क्यों मिलाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा गिला है मुझे, किस बुनियाद पर मिलाया जा रहा है। कोई ताल्लुक ना मेरे अपने कारोबारी ताल्लुक काम है, या तो बताए ना मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट दे दिए, या तो मुझे कोई इन्होंने अपना ढेरों सारे ऐसे अवार्ड कर दिए हैं कि जनाब मेट्रो ऑरेंज का कोई ठेका दे दिया है, या मेट्रो बनाने का ठेका दे दिया है, कोई बिजली घर लगाने का ठेका दे दिया है, फिर तो बात समझ में आती है ना। वही मेरे पास तो कोई ऐसा ठेका नहीं है ना। मैं तो जमीनों का कारोबार करता, मेरा मुवक्किला जमीनों का कारोबार करती हैं, बल्क जमीनों में खरीदती हैं, और वो उसके मुताबिक आती है, और हर चीज रिकॉर्डेड है, पैसे आए हैं गए हैं। असल में मुतनाज़ा बात यहीं से शुरू होती है ना अजहर सिद्दीक साहब। बात यह है कि इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे जो 3-3.5 साल थे, इसमें रियल एस्टेट का कारोबार जो है वो बड़ा टॉप पर गया है और बहुत ज़बरदस्त कारोबार हुआ है। और जो फरज शहजादी साहिबा हैं वो भी रियल एस्टेट के बिजनेस से जो है वो पिछले 20 साल से वही बिजनेस कर रही हैं। तो चूंकि बुशरा बीबी के साथ उनकी क्लोज दोस्ती है, तो वो एक सवाल तो उठता है, और लोग सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा। मुझे ये बताइए, फिर दोस्ती यारियां करने पे पाबंदी लगा देनी चाहिए। आइन में एक तरमीम डाल दें कि वजीर आजम साहब की बेगम साहबा या किसी के साथ कोई दोस्ती यारी नहीं होगी, उन्हें कोई राइट नहीं होगा, उन्हें बच्चों के साथ मिलने का कोई राइट नहीं होगा, कोई दोस्तियां डाल दें। वैसे इनका तो बस चले ना, शरीफ खानदान का ये आइन में इस तरह की चीजें, पुरानी आदत है ना इन लोगों को। और मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, अपने ना इस मुल्क में अगर आगे लेकर चलना है ना, इस मुल्क को जो इमरान खान साहब ने रियायत कायम कर दी है ना, ट्रांसपेरेंसी की, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से, खुदारा उसको पामाल ना करें, उसको आगे लेकर चलें। जिस तरह हुआ, इम्पोर्टेड रिजीम आई, आपने गवर्नमेंट टॉपल कर दी, इनको नैब का कानून सिखाते हैं इनको,
कि नैब का कानून है क्या। इल्जामात बाकी हम लगाते रहे, वो देखें, वो आप लगाते रहे, हमें क्या, आप तो रोक नहीं सकते आपको। लेकिन अब अजहर जब सिद्दीक आप साहब, मैं और ये कह रही हूं कि आप खुद कह रहे हैं कि जो नैब का इदारा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता रहा है और आप इस चीज को तस्लीम करते हैं, तो आप मैं दूसरी देखिए तरफ कह रहे हैं फर्क कि बता उनका दूं, जो एहतसाब का कानून है उसको मैं तशरीह करूंगा। मैं बड़ी सिंपल सी बात बता दूं आपको। मैं नहीं कह रहा था, आपको याद होगा पनामा का जब ये मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अल्फाज थे कि जनाजा लेके रख के लाए हमारे पास, हुदैबिया का केस बाकी से उठा के देखे, और जिस तरह वो अपॉइंटमेंट होती रही है। और याद रखिएगा, जो मौजूदा चेयरमैन नैब है जावेद इकबाल साहब को ये इमरान खान साहब ने नहीं तैनात किया, इन लोगों ने तैनात किया था, इन्होंने तैनात किया था। मुशावरत जो साथ रख के ना हमें, यानी या तो ना कि इन्होंने आगे प्रोसिक्यूटर जनरल इन्होंने तैनात नहीं किया, एक ऑफिसर नैब का सिर्फ एक ये 2 महीने या 3 महीने पहले डीजी नैब लाहौर तैनात किया। अच्छा, क्या अजहर सिद्दीक साहब, वक्त कम है, मुझे ये बताएं कि चूंकि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बहुत ब्रॉडली इस्तेमाल होता रहा है और सियासतदान जो इक्तदार में होते हैं वो ऑपोजिशन पर ये मुकदमात बनाते ही रहे हैं, ये हमने माजी में देखा भी है और पिछले कितने अरसे से ये रिवायत चल रही है, तो क्या आप समझते हैं कि नैब का इदारा जो है वो खत्म कर देना चाहिए? जी, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात की। नैब जैसे इदारों का बका जो है ना इस मुल्क की सलामती के लिए। मुझे ये बताइएगा, आज पुलिस का कन्विक्शन रेट कितना है? 8% है, 100 में से 8 लोगों को सजाएं मिलती। FIA का भी यही हाल है। लेकिन नैब कुछ भी साबित करने में तो नाकाम होता है ना। अभी आप देखें कि जेलों में डाला गया, जो अभी मौजूदा हुकूमत में लोग हैं इनको जेलों में डाला गया, लेकिन जेलों से फिर वो वापस आ गए, कुछ साबित नहीं हुआ ना। अदालतों में आप उनको लेकर गए लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ, नहीं, मैं फिर तो फिर लोगों में तो एक तासुर जाएगा ना कि एहतसाब के नाम पर ये इदारा जो है वो उस पर कुछ इल्जामात आएंगे, कुछ लोगों में ये इस तरह का तासुर जाएगा। नहीं, 66 सियासतदानों के मसाइल हैं जिन्होंने अजाब खड़ा किया हुआ है। एवन फील्ड में, अल अजीजिया में 10 साल सजा, नवाज शरीफ को 7 साल सजा, मरियम को, सफदर अवान को सजा, बाकी में तो ये इन्होंने फर्द जुर्म ही आयद नहीं होने दे रहे। आप आगे ट्रायल को चलने ही नहीं दे रहे। आज आप करें ना, क्यों कर लेते हैं, चले नहीं कि गवर्नमेंट है ना, इन्हें कहें कि जितने के पेंडिंग केसेस है ना उनका डे टू डे ट्रायल कर लें, डे टू डे ट्रायल करें। 2 महीने में केसेस ट्रायल कैसे नहीं हो सकता था अजहर सिद्दीक साहब? देखिए, मैं फिर अर्ज करता चलूं, आपको पता है कि ये इनका स्टाइल जो है ना, गॉड फादर या सील माफिया का, जजेस बड़े जानने वाले हैं इनके, ब्यूरोक्रेट इनके जानने वाले हैं, नैब में अफसरान इनके लगाए गए थे, FIA में इनके लोग मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में इनके हाथ हैं। तो इतना आसान काम नहीं था इमरान खान के लिए सारे मामला को लेकर चलना। मिसालें जो है ना सवाल आने वाले इंसाफ के निजाम पर उठता है ना। मैं फिर अर्ज करता चलूं, देखिए, जिस दिन इस मुल्क में ना स्टेट्समैन पैदा होना शुरू हो गए ना मुल्क के इदारों से, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, नैब के इदारे को अभी इमरान खान साहब ने कहा है नैब का इदारा खत्म कर दें, मुझे ये बताइएगा ना, वो है फेस करने के लिए तैयार है। हम लोग तो कोई नहीं कह रहा कि नैब का इदारा खत्म कर दे। हम सबसे ज्यादा हमारी विक्टिमाइजेशन होनी है ना, हम तो कोई नहीं कह रहे, हम बिल्कुल नहीं कह रहे। अपने दौर में तो ऑपोजिशन की कर रहे थे ना जो मौजूदा हुकूमत की। नहीं, मैं एक बात बता दूं आपको, नैब में क्या तरमीम चाहिए, जरा मैं एक बता दूं आपको। नैब में जो हमारे जो है ना कारोबारी हजरात, उनके साथ से कि होता क्या है कि पॉलिटिकल के लाग कारोबारी हजरात को आप फंसा देते हैं। वो जो कारोबार बैकबोन है इस मुल्क की, सिर्फ इस हद तक की जरूरत है कि हमारे कारोबारी को, प्राइवेट ट्रांजैक्शन को आप बचाएं, बाकी नैब का इदारा कायम रखें। नैब का इदारा इस मुल्क की बका के लिए है। बहुत शुक्रिया, अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, हमने देखा कि नैब का इदारा गुज़श्ता 3.5 साल में बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बना रहा, बहुत सारे केसेस पेंडिंग रहे और उनका कोई फाइनल फैसला नहीं आ सका, जिसकी वजह से अवाम में ये तासुर गया कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये इदारा। तो ऐसे में जब फराज शहजादी का मामला नैब में मौजूद है और नैब में गया है तो अवाम में क्या तासुर जाएगा ये हमें वक्त ही बताएगा। मुझे प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़ नासर।